एटम के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है न्यूक्लियई। न्यूक्लियई न्यूक्लियस का बहुवचन है, प्लूरल है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था रदरफोर्ड और उसके साथियों ने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी एटम का जो मेन कंपोनेंट है वो न्यूक्लियस है, जो कि एटम के सेंटर कोर में पाया जाता है। इसमें उस एटम का पॉजिटिव चार्ज और एटम के पूरे मास का 99.9% मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। साइज ऑफ एटम, अगर हम एटम के साइज की बात करें वो 10⁻⁻10 मीटर रेंज में होगा, और न्यूक्लियस के साइज की अगर हम बात करें तो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में है। इसका मीनिंग ये जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज का 1 लाख टाइम्स है। वो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर किया था। इसका मीनिंग बच्चों, किसी एटम के सेंटर कोर में न्यूक्लियस है, जो बाकी स्पेस बच गया वो एम्प्टी है। तो बहुत ज़्यादा स्पेस एक एटम के अंदर एम्प्टी होता है, न्यूक्लियस बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस चैप्टर के अंदर हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस किन किन फर्दर आगे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जैसे बच्चों आपने लास्ट छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, किस प्रकार ये इस न्यूक्लियस के अंदर टिके रहते हैं। हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। 10th क्लास में आपने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में स्टडी किया था, उनको हम यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो मेन फिनोमिना है न्यूक्लियस का, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, वो भी हम यहाँ स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें हम फर्स्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं उसका नेम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। और एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के मास को हम मेजर करते हैं, उसका यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट। इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं 1 AMU, या सिंपली हम U से भी इसको लिख सकते हैं। और 1 AMU होता क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट होता क्या बच्चों? ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 12C6 कार्बन आइसोटोप। इसका मीनिंग, जो कार्बन का आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक मास 12 यूनिट है, एटॉमिक नंबर 6 है, उस आइसोटोप का जो एटम है उसके टोटल मास का 1/12 पार्ट को हम बोलते हैं 1 AMU। ये मास का यूनिट है। इसकी हेल्प से हम बाकी एलिमेंट के मास को भी डिफाइन किया हुआ है। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी देखा होगा एटॉमिक मास के बारे में। हम जानते हैं अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का 1 मोल है तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से लिखते हैं। वो वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। किसी भी एलिमेंट का अगर हमारे पास 1 मोल है, मान लीजिए हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट हैं, कोई गैस है, कोई भी सॉलिड है, कोई लिक्विड, किसी प्रकार के हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट हैं। उन एलिमेंटों के हमने, उन कंपाउंड्स के हमने 1 मोल ले रखे हैं। तो इसका मतलब इन तीनों के अंदर क्या होगा, इतने ही एटम्स इन तीनों के अंदर होंगे। तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, इसमें क्या होगा बच्चों, इतने एटम्स मिलकर इस कार्बन का 12 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बना रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें होगा मास ऑफ 6.023 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन।
कितना मास है बच्चों? 12 ग्राम है। इतने एटम्स मिलकर कार्बन के उसका 12 ग्राम मास बना रहे हैं। और अगर हम 1 एटम का मास निकालें, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 12 को हम इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। यह है 1 एटम का मास। कार्बन के 1 एटम का मास निकालने के बाद हम निकालेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या था? 1/12 था इसका, कार्बन आइसोटोप के 1 एटम के मास का। और 1 एटम का मास हमने निकाल लिया 12/6.02310⁻23। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, जो 1 AMU की वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगी 1.66 10⁻27 किलोग्राम। तो ये रिलेशन है किलोग्राम और 1 AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड इस नेचर के अंदर नोन है, या किसी इलेक्ट्रॉन का मास है, किसी प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, किसी भी कंपाउंड का, किसी एटम का मास है, उन मासेस को हम इस 1 AMU की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 0.00055 AMU, या इसको हम सिंपली U से लिख देंगे। इसी प्रकार एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.0073 AMU। तो इस प्रकार बच्चों जो AMU है वो इनका मास का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रॉन के पास, या वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब हम उस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में से पास करवाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम पास करवाते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी गेन हुई, हासिल हुई, वो एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हम निकाल सकते हैं। तो एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल, और एनर्जी यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चार्ज किसका निकालें? इलेक्ट्रॉन का, वो हम जानते हैं 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया यहाँ पर 1 वोल्ट लिया है, और ये दोनों मिलकर बनेंगे जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतने जूल होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है। और अगर हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालें तो यहाँ राइट साइड में इस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से। तो ये है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम AMU और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस की जो इक्वेशन है E=mc²। और मास के लिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो अभी निकाली 1.66 10⁻27 किलोग्राम, और c है स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ था, इस यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। और इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 1.49 10⁻10 जूल आ जाएगी। ये एनर्जी है, और ये एनर्जी है जूल के अंदर, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, और जो एनर्जी हमने आइंस्टीन के मास इक्विवेलेंस से निकाली है उसमें इतने जूल है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर जो हमें आएगा 1.49 10⁻10 जूल को हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻13 से, जो कि आएगा करीब 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? 1 AMU। तो ये रिलेशन है 1 AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद टॉपिक हमारा है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में 2 प्रकार के हाइपोथेसिस है। इसका मीनिंग विचारधाराएं होती है। इसमें फर्स्ट है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हम इनके बारे में देखते हैं। जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की विचारधारा थी, हाइपोथेसिस थी,
वो 1930 के अंदर सामने आई। इसमें बताया गया कि जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और 1 प्रोटॉन पर 1 फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के मास के। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी एटम के न्यूक्लियस का या उस एटम का मास नंबर ए है और उसका अगर एटॉमिक नंबर z है, तो उसमें जितने मास नंबर होंगे उतने ही होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस विचारधारा के अकॉर्डिंग जितना मास नंबर है एक एटम का उतने ही उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और a माइनस जेड ये होंगे इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर बाद में क्या पाया गया कि अगर एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर होना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इस वजह से इसके कई कारण थे इस थ्योरी के फेल होने के, इसको बाद में नकार दिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस की बात करें तो इसको सामने लाया गया हेसनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की खोज की थी उसके बाद ये कॉन्सेप्ट सामने आया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी एटम का या न्यूक्लियस का मास नंबर अगर ए है और उसका एटॉमिक नंबर अगर जेड है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब दोनों की संख्या, दोनों के नंबर्स इक्वल होंगे। और जो a माइनस जेड है यहां से हम निकाल पाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसकी खोज चैडविक ने की थी इन 1932 के अंदर। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो ये विचारधारा थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, जो कि बाद में अपना ली गई। इसके बाद जो एक प्रोटॉन का मास होता है EMU के अंदर वो है 1.00782 AMU, और kg की अगर हम बात करें तो 1.6729 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन 1932 के अंदर, और ये बताया था कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर जीरो चार्ज होता है या फिर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एक जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग इक्वली होता है एक प्रोटॉन के मास के। इसके बाद चैडविक ने जब बेरिलियम मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई, बौछार करवाई, तो इसमें से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकली जिनका नेचर कैसा था? न्यूट्रल था। वो ना तो रेडिएशंस पॉजिटिव नेचर की थी ना ही उनका नेचर नेगेटिव था। तो उन रेडिएशंस को बाद के अंदर बोला गया कि वो रेडिएशंस हैं वो किसकी वजह से हैं? वो न्यूट्रॉन्स की वजह से हैं। जो एक न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर, ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगर अंदर न्यूट्रॉन होगा तो स्टेबल होगा, पर अगर न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाहर होगा तो वो अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस से बाहर न्यूट्रॉन अनस्टेबल होगा, उसका मीन लाइफ टाइम होगा करीब 1000 सेकेंड। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन इस न्यूक्लियस से बाहर भी स्टेबल ही होगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो चैडविक की इस डिस्कवरी के बाद चैडविक को 1935 के अंदर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको न्यूक्लियन बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम पार्टिकल की डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इसीलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किस एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का
वो संख्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनको हम बोल देंगे उस एटम का एटॉमिक नंबर। इसको Z से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होंगे उसे भी हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर किसी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट है कोई भी, उसका एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी टोटल संख्या को हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। इस मास नंबर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे Z होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, Z, और Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। वहीं हमारे पास जो मास नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे फिर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और जो A है इसको हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे एक एटम के न्यूक्लियस में उतना ही उसका मास नंबर होगा। एक सिंबल के द्वारा एटॉमिक मास A को, एटॉमिक नंबर Z को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास X नेम से कोई एलिमेंट है, X उस एलिमेंट का सिंबल है, तो उसको हम AXZ इस प्रकार मेंशन करते हैं। A यहाँ उस एलिमेंट का मास नंबर है, Z उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। जैसे हम बात करते हैं 197 AU79, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट गोल्ड का न्यूक्लियस है वो, और उस गोल्ड के न्यूक्लियस का या उस गोल्ड के एटम का जो मास नंबर है वो है 197U, और जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। एटॉमिक नंबर अगर 79 है तो 79 ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और 79 ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर हम चाहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना तो क्या करेंगे, A माइनस Z, 197 में से हम 79 माइनस कर देंगे, दैट इज 118 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस AU न्यूक्लियस के अंदर होंगे। आपकी बुक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनका मास क्या होता, कितना होता है, कितना इनके ऊपर चार्ज है, कितना इनका एंगुलर मोमेंटम होता है, ये आप बुक में से देख लेंगे। इसके बाद टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर साइज। किसी न्यूक्लियस के साइज को हम उसकी वॉल्यूम से पता कर सकते हैं। न्यूक्लियर साइज का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस। और एक्सपेरिमेंट स्टडी से ये चला पता, किसी न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है उस न्यूक्लियस के मास नंबर पर, जिसको हम ए से लिखते हैं। जितना मास नंबर होगा, और मास नंबर किस पर डिपेंड करता है, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी टोटल संख्या को हम बोलते हैं मास नंबर। तो किसी न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा उसका मास नंबर होगा, और जितना मास नंबर ज्यादा होगा उतनी ही वॉल्यूम न्यूक्लियस की ज्यादा होगी, उतना ही उसका साइज न्यूक्लियस का बड़ा होगा, ज्यादा होगा। अगर हमने माना कि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है और न्यूक्लियस की रेडियस r है, तो इसकी वॉल्यूम हम जानते हैं, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मास नंबर के। ये कांस्टेंट है तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा a रेज़्ड पावर 1/3। और अगर हम इस सिंबल को हटाएं, इक्वल लगाएं, तो हमें एक कांस्टेंट r नोट यहाँ लगाना पड़ेगा, और इस r नोट की जो वैल्यू है वो पाई गई 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर।
न्यूक्लियर डेंसिटी, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि किसी एटम का न्यूक्लियस कितना डेंस है। तो डेंसिटी न्यूक्लियस की अगर हम निकालनी हो तो फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन इट्स वॉल्यूम। न्यूक्लियस के मास को हम न्यूक्लियस की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अब वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, न्यूक्लियस की हमने निकाली हुई है, उसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। आर न्यूक्लियस की यहाँ रेडियस है और न्यूक्लियस हमने माना स्फेरिकल शेप का है। और आर की वैल्यू अभी लास्ट टॉपिक से हम पुट कर देंगे, आर नोट ए पावर 1/3 पावर 3 सिंप्लीफाई करना 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए, ये वैल्यू वॉल्यूम है ये न्यूक्लियस का। अब हमने स्मॉल एम माना, ये है एवरेज मास इसका एक न्यूक्लियन का। इसका मीनिंग क्या है, अगर एक न्यूक्लियन है न्यूक्लियस के अंदर तो उसका मास कितना है, एम है। और कितने न्यूक्लियंस होते हैं, ए न्यूक्लियंस होते हैं, जितना उसका मास नंबर है। जितना मास नंबर होगा न्यूक्लियस का उतने उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे। वन न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम है और ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मास कितना होगा, एम ए। तो यहां हम फॉर्मूले पुट कर देंगे, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एम ए, यहां आएगी वॉल्यूम 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए। यहां बच्चों ये वैल्यूज ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एम मास है इसकी वैल्यू हम जानते हैं, आर नोट कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये कांस्टेंट है ही। और वैल्यू पुट करके जो फाइनली न्यूक्लियस के डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, वो आएगी 2.29 मल्टीप्लाई 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बच्चों लगभग हर एक एटम के न्यूक्लियस की है, सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। और उसकी वैल्यू कितनी आई जो यहाँ सामने लिख रखी है। बच्चों आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ये वाटर की डेंसिटी है, ये डेंसिटी है एयर की, ये डेंसिटी है एटम के न्यूक्लियस की। अगर हम तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो बच्चों हम क्या पाएंगे, न्यूक्लियस की डेंसिटी वाटर से या एक ऑर्डिनरी मैटर से बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मीनिंग बच्चों आप सोचिए, थोड़े से वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कितना ज्यादा मास कंसंट्रेट है। तो इस यहां से हमें ये चलता है पता कि किसी एटम का न्यूक्लियस कितना डेंस है। द मैटर इन न्यूक्लियस इज वेरी डेंसली पैक्ड, वो काफी टाइटली पैक किया हुआ है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स किसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो काफी टाइटली पैक किए होते हैं उस स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, ये 3 टॉपिक्स हैं बच्चों। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनमें मास नंबर तो डिफरेंट होता है पर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोल देंगे उस एलिमेंट के। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 111 सेम है, जबकि इनका एटॉमिक मास अलग अलग हमें मिलेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये सेम एलिमेंट है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ सेम एलिमेंट है पर इसके डिफरेंट एटम्स हैं जिनका मास नंबर तो डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। वहीं बच्चों आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनमें सेम क्या होगा, मास नंबर, और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। बच्चों यहाँ तो एलिमेंट सेम होगा आइसोटॉप्स के अंदर, पर आइसोबार में क्या होगा, एलिमेंट अलग अलग होंगे पर उनका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम एंड आर्गन की, या 40 20 18, यहाँ बच्चों क्या होगा, ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट सेम थे, दोनों में सेम मास नंबर है, उनका एटॉमिक मास सेम है पर जो उनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। तो इनको हम क्या बोल देंगे, दीज आर आइसोबार्स। वही आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स वो न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियोइड्स होते हैं
जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। न्यूट्रॉन्स का मीनिंग बच्चों A माइनस जेड जिनमें सेम हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है और पोटाशियम है, या 37 एटॉमिक मास, 17, 39 और 19। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों, 37 माइनस 17, 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। वहीं पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 39 माइनस 19, 20। दोनों में क्या है बच्चों, क्लोरीन और पोटाशियम दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो दीज आर आइसोटोन्स।